मार्ग अवरोध जन्य जो व्याधि है उसको आज हम थोड़ा सा अलग तरह से सोचेंगे। अगर आप लोग आयुर्वेद से प्यार करते हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत मज़ेदार रहेगा, पक्की बात है। लेकिन आज क्वेश्चंस करते हुए पढ़ेंगे, आप लोगों के भी थोड़ा दिमाग को खुला रखना होगा, सिर्फ हम ही बोलते रहे अच्छी बात नहीं है। पता तो चले कि आप लोगों को भी कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आज हमारे सामने रहेंगे प्रवीण जी, जरा आप कैमरे को खोलिए। और आपने आज पूरे क्लास में कैमरे खोलना है, बंद नहीं करना आपने। बंद किए तो यहाँ से फ़ोन मारूंगा। प्रवीण जी, क्या बात है। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी, आज हम आपके ऊपर फोकस करके बात करेंगे। आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा, मार्ग अवरोध जन्य व्याधि। तो मार्ग अवरोध के बारे में भी बहुत सारे आचार्यों ने अपने अपनी विचार रखा है। मैं आपके सामने एक डिजीज के ऊपर बात करूंगा और आपको कहूंगा कि ये मार्ग अवरोध कैसे हो गया। एक व्यक्ति मेरे पास आया और ध्यान से सुनना, आप चाहो तो इसको नोट कर लो। और ये मैं सब सिर्फ एक कहानी बताऊंगा और 3600 कहानी आप लोगों ने बताना है और आप लोगों ने सोचना है। आयुर्वेद सीखने का मतलब यही होता है कि एक चीज सीखा और उसमें हमने खूब ज्यादा प्रैक्टिस किया। अब मैं जो आपको कहूंगा उसको नोट करना है, ये जस्ट एक समझने के लिए है। मेरे पास एक पेशेंट आया, कहा कि सर मेरे किडनी में इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया? किडनी में इन्फेक्शन, या उसको यूटीआई हो गया, दोनों का संप्राप्ति एक ही है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब मैं उसको यूटीआई के हिसाब से चिकित्सा सोच रहा हूँ, या यूटीआई में क्या ट्रीटमेंट है, कभी गूगल करूँ, कभी आयुष योगी में जाकर के ढूंढूं। हालांकि आयुष योगी में ढूंढोगे तब तो मिल ही जाएगा आपको, उसमें आप अगर यूटीआई लिखोगे तो भी आपको सही रास्ते में पहुंचा देगा, आप लिख करके देख लो। लेकिन जिसको आयुष योगी के बारे में मालूम नहीं है वो तो ढूंढेगा ही, यार किडनी इन्फेक्शन अगर हो तो क्या किया जाए, यही सारी चीजें आप तो ढूंढते रहोगे, है ना। मैं भी एक नन्ना सा आयुर्वेद वैद्य की तरह ढूंढना शुरू किया। मैंने थोड़ा युक्ति लगाया, सिम्टम्स को पूछा, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भैया किसी भी व्यक्ति के लिए ट्रीटमेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, क्योंकि आज भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास पेशेंट जब सब कुछ हो जाता है, थक हार जाते हैं, डॉक्टर ने कह दिया एलोपैथ वालों ने कि भैया नमस्कार, अब तो कोई चांस नहीं है, तब जाकर के वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा के पास जाते हैं। तो हमें एक सवाल करना होता है कि भैया ये बताओ, सबसे पहले आप कभी डॉक्टर के पास गए किसी भी मेडिसिन के लिए, जो आपको याद होगा पहली बार कौन सा रोग था, कौन सा सिम्टम्स था, वो बताओ। ये वो क्वेश्चंस है जहां से आपको आज चिकित्सा के लिए एक जरिया मिलेगा, छोटा सा छिद्र मिलेगा कि मेरा ट्रीटमेंट का जो रास्ता है वो यहाँ से तय होगा। मैंने भी उसी पेशेंट से पूछा कि ये बताओ कि आपको पहले कब सबसे पहले क्या दिक्कत हुई। तो उसने कहा कि सर हमें छाती में जलन होता था, खट्टी डकारें आती थी, चक्कर आता था, वगैरह वगैरह वगैरह। अब बताओ इस रोग का संबंध किसके साथ है, इन लक्षणों का संबंध सोनू जी बताइए। इसका आम्ल पित्त के साथ अम्ल में है। पित्त के साथ है। अब यहीं बने रहिए। अब हमें सोचना क्या होगा, अब हमें क्या सोचना होगा। आज आपको, आज इस पेशेंट को जो ये किडनी इन्फेक्शन हो गया या यूटीआई हो गया, अब हमें उसका संबंध उस अम्ल पित्त से ले जाकर के जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए हमें आयुर्वेदिक सिद्धांत की जानकारी होनी जरूरी है। चिकित्सा किसकी करे?
क्या हो गया जी, आज क्या सिम्टम्स है जी, यूरिनरी इन्फेक्शन यानी मूत्रकृच्छ हो गया। यूरिनरी इन्फेक्शन का मतलब मूत्रकृच्छ हो गया, या ज्यादा यूरिन आ रहा है या कम आ रहा है, ये दोनों ही पेशाब संबंधित रोग हो गया। और उस पेशेंट को यूरिन नहीं आता था, उसके वजह से उसको दूसरी बार बहुत सारी चीजें थी, और वो सिम्टम्स पित्तज था। जब पित्तज हो लक्षण तो यूटीआई होता है, निश्चित बात है। किडनी इन्फेक्शन हो, कहीं पर भी इन्फेक्शन करने का मूल कारक कौन है, पित्त ही है। तो यह तो निश्चित बात है कि पित्तज मूत्रकृच्छ होगा। हमने मूत्रकृच्छ तो डायग्नोस किया, जैसे वो आयुष की वेबसाइट भी कहता है, जब आप वहाँ यूटीआई लिखोगे या किडनी इन्फेक्शन लिखोगे तो वेबसाइट आपको कहाँ ले जाएगा, किडनी इन्फेक्शन को लेकर के कहाँ जाएगा, पेशाब संबंधित रोग मूत्रकृच्छ की ओर ले जाएगा। लेकिन मूत्रकृच्छ की चिकित्सा करने से इसका यह यूटीआई या किडनी इन्फेक्शन ठीक नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इसकी समस्या कहाँ जाके जुड़ा हुआ है, इसकी समस्या जुड़ा हुआ है अम्ल पित्त के साथ। कौन सा अम्ल पित्त? ऊर्ध्व अम्ल पित्त, जो इसको बार बार वोमिटिंग टेंडेंसी होती रहती थी। कौन सा समस्या है? अम्ल पित्त। अब अम्ल पित्त का अगर सही विधि से चिकित्सा नहीं हुआ तो उसके आमाशय के एक कोने में वह दुष्ट अम्ल पित्त कारक जो दुष्ट पित्त है, वह मल स्वरूप जो पित्त है, वो उस किसी कोने में ही पड़ा रहेगा। अब देखो, अब चूंकि यहाँ हमें आयुर्वेदिक शास्त्र संप्राप्ति जैसे हम कहते हैं ना, अब संप्राप्ति कैसे बना यहाँ पर, यूटीआई कैसे बना अम्ल पित्त से? तो देखो, कफ मेद प्रसादात वृक्क, जो वृक्क यानी किडनी है, किडनी का निर्माणक कौन है? कफ है और मेद है। पक्की बात है? हाँ जी, पक्की बात है, हमने पहले भी पढ़ा है। कफ वृक्क, कफ मेद प्रसादात वृक्क, यह शब्द है। कफ, कफ धातु, कफ दोष नहीं, कफ धातु और मेद धातु के संयोग से वृक्क यानी किडनी बना है। और सभी अर्गन निर्माण में रक्त का भी हाथ होता है। इसीलिए यहाँ जो किडनी बना उसमें 3 टिश्यूज लगे। पहला है कफ धातु, कफ धातु की बात कर रहा हूँ, दोष की नहीं। दूसरा है मेद धातु, तीसरा है रक्त धातु। अब इन तीनों के ऊपर हमें विश्लेषण करना है। पेशेंट हमारे पास यूटीआई को लेके आया है या किडनी इन्फेक्शन को लेके आया है। अब हमें सबसे पहले सोचना क्या है, संप्राप्ति सोचना है। संप्राप्ति सोचने से पहले हमें क्या देखना होगा, पूर्व रोग देखना होगा। पूर्व रोग से हमें पता चल रहा है अम्ल पित्त है, तो अम्ल पित्त ऊर्ध्व अगर है तो आमाशय आश्रित है, तो आमाशय में कौन बनता है, कफ बनता है। और जो प्राकृत कफ धातु है, जो कफ है, वही मेद धातु का निर्माणक है कि नहीं, बताइए। रक्त का निर्माणक पित्त है, अस्थि का निर्माणक वात है, तो मेद मांस का निर्माणक कौन है, कफ है। तो यहाँ कफ वृक्क बनने में देखो, कफ और वृक्क, जो वृक्क है वह भी कफ वर्गीय परमाणु से तैयार हुआ है। ये मेद धातु आ रहा समझ में? आमाशय में कफ का निर्माण होता है प्रथम अवस्था पाक मधुर रस से, ये हम सब जानते हैं। मान लीजिए उसका अम्ल पित्त के संदर्भ में, ऊर्ध्व अम्ल पित्त के अवस्था में आमाशयस्थ जो कफ है वो क्या हो गया, बिगड़ गया। और उसी कफ से पोषित है मेद धातु अगर, तो मेद भी बिगड़ा। जब मेद ही बिगड़ा तो कफ बिगड़ा, मेद बिगड़ा, तो शरीर को जीवन देने वाला कौन है, रक्त है। तो रक्त भी तो बिगड़ा ही, अम्ल पित्त में रक्त भी दुष्ट होता ही है। तो जब कफ भी बिगड़ा, मेद भी बिगड़ा, रक्त भी बिगड़ा, उस हेतुओं से, क्योंकि बगैर कुछ हेतु के तो कुछ रोग होते नहीं है, तो वह ऐसे ऐसे हेतुओं के संपर्क में था। विदा ही अन्नपान करता था, दिन में
रात भर जगता था, दिन भर सोता था, समथिंग कुछ भी, जो अम्ल पित्त या विरुद्ध आहार करता था। अम्ल पित्त में बहुत सारी जो भी आहार विहार से संबंधित जो बातें हैं, उससे चीजें वो करता रहता था, अम्ल पित्त भी होता रहता था। चिकित्सा वो सही तरीका से नहीं करता था, खट्टी डकारें आना, वोमिटिंग टेंडेंसी होना, लेकिन अम्ल पित्त के हेतु संचालित था। उससे उसके प्राकृत कफ बिगड़ता गया, कफ के परमाणुओं से निर्माणित वह मेद भी बिगड़ता गया, और रक्त तो अपने आप बिगड़ेगा ही। जब शरीर में जीवनीय कर्म में कहीं ना कहीं आघात होता है, रक्त अपने आप बिगड़ता है। तो तीन यह चीजें बिगड़ गए, कौन कौन? कफ, मेद, रक्त। कहाँ? आमाशय में होने वाले उस अम्ल पित्त के वजह से। तो परिणाम से जिस कफ, मेद और रक्त के परमाणु, शुद्ध परमाणुओं से अगर वृक्क बनता होगा, तो ये सोचने में हमें कोई देरी थोड़ी लगानी है कि भैया इसके वृक्क में दिक्कत जो है, जो हो रहा है, वह उसी ऊर्ध्वग अम्ल पित्त के दुष्ट परिणाम के स्वरूप हो सकता है, क्योंकि वही कफ, मेद और रक्त के ही समूचे परमाणु से यहाँ वृक्क यानी किडनी बन रहा है। समझ में आ रहा है? अगर वृक्क अब यहाँ दुष्ट हो गया है, और यह यहाँ पर वृक्क दुष्ट होने के समय में या उस प्रसंग में अगर दुष्ट पित्त उसका सहायक होगा, तो निश्चित बात है पित्तज दोष के कारण से, उस प्रकार के अम्ल वर्गीय एसिड के वजह से निश्चित बात है उसके वृक्क में प्रॉब्लम होगी, मूत्रकृच्छ होगा या अत्यधिक मूत्र प्रवृत्ति होगी, वहाँ जलन होगा, उसको चक्कर आना शुरू हो जाएगा और इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। इसी अवस्था को हम यूरिनरी या यूटीआई कह सकते हैं, किडनी इन्फेक्शन कह सकते हैं। किडनी इन्फेक्शन ऐसी चीज़ है जहाँ पेशेंट, मैंने अपने यहाँ पड़ोस में अपने बगल में ही किसी की मृत्यु चौथे दिन होता हुआ देखा है। लेकिन जैसे उसको पता चलता है, अब वह जो लड़का है वो दारू पीता था, उसको हाइपर एसिडिटी था, बहुत ज़्यादा दारू पीना, सिगरेट पीना और विदाही अन्नपान करना। वो दुबई में, विदेश में रहता था, वहाँ का आहार विहार खान पीन वो थोड़ा दुष्ट उस प्रकार का रखता था, परिवार से बाहर था, क्या खाता, कहाँ जाता, किसके साथ क्या कुछ करता, कंट्रोल तो किसी का था नहीं। इसीलिए वहाँ डॉक्टर ने डायग्नोज किया, इसको प्रॉब्लम है किडनी इन्फेक्शन। यहाँ पर आया, उसके यूरिन बाहर नहीं आ रहा था, पेट इतना बड़ा फूल गया, तीसरे दिन बंदा मर गया, मूत्रकृच्छ की समस्याएं हुई। तो इसका संबंध किसके साथ है? उसका अम्ल पित्त, ऊर्ध्व का अम्ल पित्त था पहले, और ये बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करता था। वो अभी विदाही अन्नपान है, विदाही द्रव्य है। तो इसीलिए हमें ऐसे अवस्था में क्या सोचना चाहिए, मैंने जस्ट आपको ये बताया। अब इसका मतलब यह भी नहीं कि हर उस किडनी इन्फेक्शन में या यूटीआई में हमें अम्ल पित्त ही सोचना है, जरूरी नहीं है। उसके संप्राप्ति का जो तार है, शरीर के किसी हिस्से से, किसी कोने से शरीर के अंदर आ सकता है। ठीक है जी। तो ऐसे अवस्था में अब हमें सोचना क्या है, वो मैंने आपको बताया। अम्ल पित्त मैंने सोचा। अब इस स्वरूप में, इस अवस्था में एक दवाई तो बनता है। अगर अम्ल पित्त है, तो अगर आपके पास बुक जिसका नाम है वैसज्य रत्नावली किसी के पास है, तो बुक में 605 अम्ल पित्ताधिकार में अगर आपके पास बुक है वैसज्य रत्नावली, ये बुक भी आपके पास होना चाहिए। वैसज्य रत्नावली अम्ल पित्ताधिकार 605 में जाइए, और यहाँ मैं आपको जो नाम बताऊंगा, जिसका नाम है अभिपत्तिकर चूर्ण। आप सब लोग जानते होंगे अभिपत्तिकर चूर्ण। अब देखो, अभिपत्तिकर चूर्ण आप लोग सिर्फ अम्ल पित्त में देते होंगे, लेकिन अभिपत्तिकर चूर्ण को कितने सावधानी से और कितने युक्ति से इन्होंने उस यूटीआई के लिए और किडनी इन्फेक्शन के लिए अभिपत्तिकर चूर्ण को यहाँ इन्होंने डाला है, बताया अम्ल पित्ताधिकार में। सूत्र क्या बोलता है, देखिए जरा। त्रिकटु त्रिफलामुस्तम विडंचैव विडंगकम एलापत्रंच चूर्णानि समभागानि कार्य। आपके पास है किसी के पास वैसज्य रत्नावली? है किसी के पास? तो निकालिए जरा उसको। सर टॉपिक का नाम बताना एक बार, इसमें कौन सा ढूंढना है? वैसज्य रत्नावली, अम्ल पित्ताधिकार, अम्ल पित्ताधिकार सूत्र क्रमांक 24। अम्ल पित्ताधिकार सूत्र क्रमांक 24 मैं यहीं से बता देता हूं। यहाँ पर ये क्या क्या बोलता है, देखिए। अम्ल पित्तम निहंत्यासु विबंधम मलमूत्रयो। देखो आगे क्या क्या ऊपर से लिखा है। सर्वमेकीकृतम यावत तावत शर्करयान्वितम।
अम्ल पित्तम निहंत्यासु, अम्ल पित्तम निहंत्यासु इज इक्वल टू, इस अम्ल पित्त को आसु, आसु का मतलब है जल्दी, बहुत फटाफट, निहंती, निहंत्यासु, निहंती खत्म करता है, आसु बहुत जल्दी करता है, किसको करता है, अम्ल पित्त को करता है। तो अम्ल पित्त में अभिपत्ति कर चूर्ण अच्छा है। आगे देखो जरा, विबंधम मलमूत्रयो, मल का और मूत्र का विबंध, मल का विबंध, कॉन्स्टिपेशन मल का, और मूत्र का विबंध, यूरिन का विबंध, मूत्र कृच्छ जिन्हें हम कहते हैं, जहाँ पेशेंट बोलता है सर पेशाब बंद हो गया। किडनी इन्फेक्शन में कभी ज्यादातर पेशेंट में क्या होता है, अरे सर यूरिन नहीं आ रहा है, पेट फूल रहा है, पेशाब नहीं आ रही है, फिर डॉक्टर कैथेटर लगा करके पेशाब को निकालेंगे या बाईपास करेंगे, कुछ भी करेंगे। अम्ल पित्त तो आपने बहुत दिए होंगे पेशेंट को, लेकिन अम्ल पित्त को किस कंडीशन में देना है, देखिए जरा यहाँ पर, मल मूत्र विबंधयो, जब पेशेंट का मल और मूत्र का विबंध होता है तब देना है। कंडीशन होना चाहिए अम्ल पित्त का। अब यहाँ पर हमारे से गलती क्या हो जाती है कि पेशेंट आ गया, बोलता है सर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और हम पूछते हैं कि अगर हमें लगता है कि उसको पित्तज है शरीर, तो हम तुरंत उसको पेट साफ करने के लिए अम्ल अभिपत्ति कर चूर्ण देते, देते कि नहीं देते। अभिपत्ति कर चूर्ण का संदर्भ कहाँ आया है, दवाई का प्रसंग आया है अम्ल पित्त में। तो पहले नंबर में इस चीज को गांठ मार लो कि हम मल और मूत्र के कौन विबंध में, यानी यूरिन रुक जाने पर, पेशेंट बोलेगा सर पेशाब रुक रही है नहीं आ रहा है, पेशेंट बोलेगा सर मल रुक रहा है, कब्जियत हो रहा है नहीं आ रहा है, हर कंडीशन में नहीं देंगे। किस कंडीशन में देंगे, अम्ल पित्त के कंडीशन में देंगे। किस कंडीशन में देंगे, अम्ल पित्त के कंडीशन में देंगे। चाहे तो वह अग्निमांद्य भवान, आप देखो जरा सूत्र को, अग्निमांद्य भवान रोग नाशयत अविकल्पता, किसी को अग्निमांद्य होकर के अम्ल पित्त हो गया है, उसके परिणाम स्वरूप मल और मूत्र का विबंध हो रखा है, क्योंकि अभिपत्ति कर चूर्ण इस बात के लिए जाना जाता है कि यह मलमूत्र का जो विबंध है, कॉन्स्टिपेशन है, उसको रोकता है। लेकिन कंडीशन है, किसी को अम्ल पित्त हो गया है और मलबंध हो रहा है, कब्जियत हो रही है, यूरिन नहीं आ रहा है, चाहे क्यों ना वो पित्तज हो, क्यों ना वह कफज हो, कफ में भी, पित्त में भी, वायु में भी। देखो इसके दवाई क्या क्या है, त्रिकटु। हम क्या करते कि भैया अभिपत्ति का चूर्ण सिर्फ पित्त में काम करता, अरे नहीं, त्रिकटु, त्रिकटु, सौंठ पिपली काली मिर्च, अभिपत्ति का चूर्ण क्या है, सौंठ पिपली काली मिर्च, या तो कफज में काम करता है भैया, मुस्तम, नागर मोथा, ये पित्त में काम करता है, वायु में काम करता है, तीनों में काम करता है। आप देखो आगे, विडंगकम, वाय विडंग, यह तो बड़ा तीक्ष्ण है, कफ में काम करता है ना। और उसके बाद आ गया एला, इलायची, इलायची जो है पित्त में काम करता है, वायु में काम करता है। तेज पत्र, पत्रंच, पत्रंच इज इक्वल टू तेज पत्र, तेज पत्ता। उसके बाद आया चूर्णानी समभागानी कारयेत, इन सभी को पहले चूर्णानी, चूर्ण करना है, उसके बाद समभागानी। हम क्या करते, सबको कटर कटर मिला लेते, खरल में डाल करके, मिक्सी में डाल के कट कट कर लेते, छान लेते, हो गया जी अभिपत्ति का चूर्ण। ऐसा नहीं, चूर्णानी, पहले चूर्ण करना है, फिर समभागानी, पहले चूर्ण करके फिर उसके बाद उसको समभाग, उसका वहां उसके बाद तौलना है। क्योंकि कोई, अब देखो तेज पत्र, तेज पत्र ज्यादा चाहिए होता है तब वो थोड़ा बनता है, उसके वजन वैसा होता है, हल्का होता है। लेकिन काली मिर्च का वजन थोड़ा
अलग टाइप का होता है, सोंठ थोड़ा और भारी होता है, त्रिफला तो और भारी होता है। इसीलिए सभी को पहले अलग अलग पीसना है और पीसने के बाद इन सभी को मिलाना है, जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद निसोथ नाम का वनस्पति डालना है। कुछ लोग कहते हैं भैया सफेद डालो, कुछ लोग कहते हैं काला निसोथ डालो। तो सफेद और काले निसोथ में हमारे गुरुजी कहते हैं कि कोई ज्यादा भेद नहीं है। वैसे कहते हैं मलबंध के लिए काला निसोथ अच्छा होता है, लेकिन यह भी कंट्रोवर्सी ही है। कुछ लोग कहते हैं भैया काला से अच्छा होता है सफेद निसोथ, कुछ लोग कहते हैं काला निसोथ। क्यों काला निसोथ थोड़ा कम मिलता है, जो नहीं मिलता है उसकी चर्चा ज्यादा होती है। लेकिन इस दोनों में अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। ये सालम पंजा नाम का एक वनस्पति आप लोगों ने सुना, सालम पंजा? जिसने सुना नहीं सुना है वो हैंड रेज करिए। सालम पंजा अभी मैंने एक बंदे को नेपाल में भेजा है, उस जगह में जहाँ पर पिछले बार बलदेव जी ने कहा कि सर मुझे भी सालम पंजा लेके आओ। तो पहले दिन तो दूसरे दिन बड़ी लंबी चौड़ी राम कहानी हो गई, तो वहाँ पर मुझे नहीं मिला। फिर मैंने एक बंदे को ऐसे जगह में भेजा। सालम पंजा एक ऐसा वनस्पति है जो कि महंगा है, पहाड़ों में मिलता है, लेकिन मतलब क्या बताऊँ मैं, इतना अच्छा शरीर को पावर देता है, एनर्जी देता है, पूछो ना, बहुत ही बढ़िया। मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया विदारी कंद और सालम पंजा, इन दोनों का, विदारी कंद और सालम पंजा, बस इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया। मैं खुद भी खा रहा हूँ और मैंने एक मेरा कोई मित्र है उसको मैंने दिया है। तो मैं तो कम से कम भी 15-20 दिन से खा रहा हूँ। वो जब खाता हूँ तो एकदम शरीर में एनर्जी दौड़ता है, मज़ा आता है। हाँ उत्तराखंड में मिलेगा, लेकिन मैं अभी वही बात मैं बताने वाला हूँ। तो मैंने जब उस बंदे को उस जगह में भेजा जहाँ पर सालम पंजा उगता है जंगलों में, बहुत बड़ा, बहुत ऊपर पहाड़ है जहाँ हिमालय है, बहुत ज़्यादा हिम पड़ता है। तो बंदा जब पहुंचा उसने कहा कि हमें ये चाहिए। तो उसने कहा कोई बात नहीं ढूंढ के देंगे। तो रेट रेट पूछा, तो कहता है कि भैया कौन सा वाला सालम पंजा चाहिए, स्त्री या पुरुष, यानी स्त्री वाला चाहिए, लेडीज वाला चाहिए, पुरुष वाला चाहिए। तो उसका सीमा दिमाग घूम गया, भैया ऐसा भी कुछ होता है क्या? मुझे भी पता नहीं था, हम तो बाजार में सालम पंजा ही देखते थे, स्त्री पुरुष वाला तो भेद ही नहीं था। तो कहता है सर ऐसा है, स्त्री वाला तो पुरुष वाला तो बहुत सस्ता है, जो स्त्री वाला सालम पंजा है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, कौन सा चाहिए? मैं कहा भैया हमें तो खुद खाना है, बेचना नहीं है, हमें जो अच्छा है वो दे दो, पुरुष वाला ही दे दो, स्त्री वाला दे दो। तो हाँ मैं कहा स्त्री वाला, कहता स्त्री वाला ज़्यादा मतलब महंगा होता है, वो लोग ज़्यादा मंगाते तो इसीलिए। मैं कहा चलो ठीक है भैया। हर वनस्पति में स्त्री और पुरुष का भेद होता है, अकरकरा में भी होता है, और ये जो बला है, बला अति बला में भी स्त्री पुरुष का भेद होता है। तो उस भेद के हिसाब से वनस्पति की क्वालिटी होती है, ठीक है ना? तो अब बाजार में जो सालम पंजा, अब इन दोनों के जो भेद है ना स्त्री और पुरुष का, जब ताजा होता है तब तो पता चलता है कि ये स्त्री है ये पुरुष है, लेकिन जब सूख जाता है तो दोनों एक समान ही होते हैं। स्त्री और पुरुष, कौन सा स्त्री कौन सा पुरुष, सालम पंजा के विषय में उसने जैसे बताया कि जब उखाड़ते तो पता चलता है ताजा, ठीक है? तो मैंने कहा भैया मुझे स्त्री वाला ही चाहिए, स्त्री वाला ही दे दो। तो जो भी लगता है उस हिसाब से उसने, तो अभी वो लगे हुए कम से कम 1.5-2 महीने के अंदर 1-2 केजी वो तैयार करके मुझे वो सर दे क्या देगा। रेट दिया, क्या रेट दिया सर? उसने रेट लगाया सर नेपाली 20,000 रुपया। नेपाली 20,000 का मतलब होता है इंडिया का 16,000 रुपया। 10 का 16, 10,000 का 16,000 हुआ 13,000 रुपया। लग, 13,000 रुपया, लगभग यही 14,000 रेट रुपया है खर्च भी, हो गया। हाँ लगभग यही रेट है भी, अभी भी यही रेट है कहाँ? यहाँ, अपने यहाँ। अरे नहीं महाराज, क्या बात करते? 10,000 में मैं एक बार अरे खरीदा था, कहाँ उसके बाद देवराज जी, शायद कहाँ कहाँ घूम रहे जी महाराज? नहीं, तो सफेद, हमें हाँ? लगता है अब 15-15 के आसपास पहुंच गया होगा, अरे 15 के क्या बात, आसपास। क्या बात, बलदेव जी कितना रुपया केजी बताइए? बलदेव जी बलदेव सर हैं। सालम पंजा का रेट अभी कम से कम 35 से 40,000 रुपया है, जो ओरिजिनल सालम पंजा नहीं है। सर,
इतना महंगा नहीं था सर। अरे नहीं सर, मानो मेरी बात। 16,000 हैं? अपने अमृतसर वाले के पास 16,000 है। 16,000? 16,000। हाँ हाँ हाँ, जी, ऐसे ही होगा सर, इससे ज्यादा नहीं है। 16,000 रुपए किलो? हाँ 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 जी। हाँ। अच्छा, 16,000 रुपए किलो। फिर हाँ मुझे हाँ, किसने ऐसे बताया होगा। 25,000 रुपए किलो? अरे नहीं सर। 25-30,000 रुपए किलो बोल रहा था। नहीं बलदेव जी, आप उस दिन पूछे थे तो 20-25,000 रुपए नहीं बोल रहे थे आप? वो नहीं सर, रूम भी मस्त की थी। रूमी मस्तगी थी, हाँ रूमी मस्तगी। ओके। सालम पंजा कितना रुपए किलो बोला वो? 16,000। 16,000। अच्छा, 16,000 रुपए। एक बार आप फोटो भी डाले थे उसमें। हाँ हाँ हाँ, डाला था। हाँ, एक बार मैंने 50 ग्राम मंगाया था डाले थे 800 आप। का। हाँ 50 ग्राम मंगाया था 800 का। हाँ हाँ हाँ, अच्छा 16,000 रुपए केजी। लेकिन वही स्त्री पुरुष वाला भेद वाला कुछ होगा ना? नहीं वो नहीं अगर पता मुझे, है कौन हाँ मेरी कौन आज पुरुष। स्त्री पुरुष वाला मैं पहली बार सुना हूँ सर। हाँ, तो अगर वो स्त्री मुझे पुरुष में 20 सुना ही नहीं था। देखो, अगर वो मुझे 20,000 रुपए नेपाली दे रहा है तो यहाँ का हमें 13,000 रुपए पड़ गया, और वो भी हाँ हाँ। ओरिजिनल है और स्त्री वाला वो दे रहा है, तो 13,000 रुपए पड़ गया। गुरुजी हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। अगर सालम पंजे की जगह पे गिलोय सत का प्रयोग किया जाए तो कैसा रहेगा? ना ना, गिलोय सत्व भी ठीक है, सभी का अपना अपना हर महत्व है। हर जगह थोरो प्रयोग हो भैया। नहीं, गिलोय सत्व अलग चीज है ना सर। गिलोय सत्व तिक्ता रस प्रधान है और वो मधुर रस है, दोनों का अलग अलग काम है ना। हर जगह थोड़ो चलो अभी होए हम यहाँ भैया। पर हमारा टॉपिक चल पंचभौतिक गुरुजी, हमारा, पंचभौतिक इनका संगठन भी अलग अलग है, हाँ सतगिलोय का। हाँ और बिल्कुल अलग है। गिलोय सत्व कहाँ और ये कहाँ, ये तो होगी नहीं ना, बात नहीं होगी। अच्छा चलिए ठीक है। अब हम लोगों ने क्या देखा, आमाशयत्व व्याधि है। उस कंडीशन में पहले उसको अगर अम्ल पित्त होकर के बाद में, ज्यादातर मैंने पता है क्या देखा, ये देखा कि रक्त पित्त होकर के भी बाद में उस पेशेंट को यूटीआई हो सकता है, प्रमेह के बाद भी यूटीआई हो सकता है, और ऐसे कुछ कुछ रोग है जहां पर देखो ये अभिपत्तिकर चूर्ण इसमें टच करता है। देखो यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, मंदाग्नि, प्रमेह और अर्श। क्या क्या लिखा है देखिए जरा। प्रमेहन विंशतिन चैव, सभी प्रकार के प्रमेह, सर्व दुर्नाम नाशनम, सभी प्रकार के प्रमेह। लेकिन संबंध क्या है, अभिपत्ति का चूर्ण। अगर वह पेशेंट बोलता है सर मुझे तो डायबिटीज है, लेकिन पहले उसको अम्ल पित्त था, तब तो हमें क्या देना चाहिए, डेफिनेटली उसको अम्ल ये आपका अभिपत्ति का चूर्ण देना चाहिए। साथ साथ में अगर उसका मंदाग्नि है या मंदाग्नि के बाद उसका अम्लपित्त हुआ, अम्लपित्त के बाद उसको अर्श हुआ, क्योंकि अर्श का भी संबंध यहाँ आया है, तो यह अभिपत्तिकरम चूर्णम अगस्त्य विहितम शुभम। तो यह जो अभिपत्तिकर चूर्ण नाम का जो ये कॉम्बिनेशन है, यह किसने दिया है, अगस्त्य ऋषि ने दिया। अब अगस्त्य ऋषि के बारे में मैं बताता हूँ। अगस्त्य ऋषि ने एक बुक लिखा है आयुर्वेद में। वह बुक छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी इस तरह की जानकारी है वहाँ पर अगस्त्य ऋषि द्वारा प्रदत्त उस तरह के ग्रंथ का मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, अगस्त्य संहिता समथिंग ऐसा कुछ है उस बुक का नाम। तो वह छोटे बालकों के लिए, नव जन्मजात बालक हो गया या कम से कम 10-12 साल उससे नीचे वाले जो बात बच्चे, उनके लिए कैसे चिकित्सा होना चाहिए, उनके अलग अलग रोगों के हिसाब से उन्होंने वहाँ बहुत अच्छा बताया। अगर अगस्त ऋषि अभिपत्तिकर चूर्ण का व्याख्यान कर रहे हैं, तो अभिपत्तिकर चूर्ण अम्ल पित्त जैसे अवस्थाएं छोटे बच्चों में होता है, तो अम्ल पित्त का जरूर हमें याद रखना चाहिए। अम्ल पित्त होने के बाद अगर किसी पेशेंट को यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, या किडनी से रिलेटेड किडनी इन्फेक्शन हो गया, तो यहाँ इन्फेक्शन हो गया और किडनी बहुत ज़्यादा कमजोर हो रहा है, तो यहाँ हेमगर्भ पोट्टली रस, नोट करिए जरा, हेमगर्भ पोट्टली रस देसी ये शतावरी घृत में डाल करके अच्छी तरह से खरल करना है, और अभिपत्तिकर चूर्ण आधा या 1 चम्मच उसके अवस्थानुसार दे करके ऊपर से यह घृत उस पेशेंट को या दूध में डाल के या अवस्था के हिसाब से रोगी को देना है। मेरा मानना ऐसा है। मुझे रिपीट करना एक बार। हाँ,
अगर कोई पेशेंट जिसको अम्ल पित्त का शिकायत था पहले, अम्ल पित्त के बाद उसको उसी प्रकार के संप्राप्ति के बाद उसको क्या हो गया, उसको किडनी इन्फेक्शन हो गया या यूटीआई हो गया तो और उसका अपतर्पण जैसी अवस्थाएं हो रही है। क्या हो रहा है? अपतर्पण जैसी अवस्थाएं हो रहा है, संतर्पण नहीं, अपतर्पण जैसी अवस्थाएं हो रहा है और उसके यूरिन को खोलना है, मूत्र प्रवृत्ति करना है, लेकिन ऐसे दवाइयाँ जो शरीर को कमजोर कर सकता होगा, तो वहां पर हमें हिमगर्भ पोटली रस कम से कम 150 mg तक, हिमगर्भ पोटली रस 100 से लेकर 150 mg तक, देसी शतावरी घृत 1 चम्मच आधा चम्मच में बढ़िया खरल करना है। फिर रोगी को पहले अभिपत्ति कर चूर्ण देना है, आधा या 1 चम्मच चूर्ण देने के बाद उसको नहीं, हीम नहीं देना है। हीम मतलब क्या होता है? हीम यहाँ पर तो है ही नहीं ना, हिमगर्भ पोटली। तो इसको देने के बाद ऊपर से आपने पहले अभिपत्ति का चूर्ण दिया, फिर बाद में ये हिमगर्भ पोटली रस युक्त शतावरी घृत दे करके ऊपर से आप चाहो तो दूध पिला सकते हो या समथिंग ऐसा कुछ, या कुछ मूत्रल ऐसे जैसे वहाँ गन्ने का जूस हो गया, यह भी मूत्रल है, पुनर्नवा का जूस हो गया, यह भी मूत्रल है। इस तरह से, क्योंकि यहाँ यूटीआई में कभी कभी क्या होता है कि मूत्र निर्माण का जो व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ हो जाती है। क्या होता है? मूत्र निर्माण का जो व्यवस्थाएं गड़बड़ होती है। अब मूत्र निर्माण कौन करता है? समान वायु करता है। वही आमाशयस्थ जो क्रियाएं हैं वहां से यूरिन निर्माण की व्यवस्थाएं होती है। समान वायु ही मूत्र निर्माण का काम करता है। तो समान वायु को एक्टिव करने वाली कुछ कुछ मेडिसिन हमें देना चाहिए। यहाँ हमें त्रिवृत्यादि मोदक कहकर के चरक चिकित्सा स्थान में लिखा हुआ है, त्रिवृत्यादि मोदक देख लो, शायद वो अम्ल पित्त के संदर्भ में आएगा। तो यह भी उस यूटीआई जैसे अवस्था में हमें देना चाहिए। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते। कौन सा मोदक बताया गुरुजी? त्रिवित्र आदि मोदक, त्रिवित्र आदि मोदक। मुझे मेद धातु का थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, मेद धातु। मेद का क्या बताना सर? मेद धातु क्या चीज होती है? मेद क्या होता है? हाँ जी। मेद बेसिकली धातु होता है। आप अभी हमारे पल्स डायग्नोसिस का जो क्लास है उस क्लास में आप आओगे बाद में, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। आपने क्वेश्चंस किया मेद धातु क्या होता है, इससे पता चलता है कि आपका आयुर्वेद का जो नॉलेज है बहुत कम है। तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आता रहेगा। आपके सामने एक रास्ता है, आपने नोट करना मेद क्या है और आपने सोशल साइड में बुक में ढूंढना है कि भैया मेद धातु क्या है। ठीक है, यहाँ से उधर हमारे साथ अगर आपको चलना है। मैंने आपको पुराने पिछले वीडियो भी भेजा है कि नहीं भेजा है प्रवीण जी? वो भेजे हैं, लेकिन सर वो क्या नाम है, वो चरक सविता वाले जो आप कह रहे हैं, वो 45 वीडियोस भेजे हैं जो जी। तो उन वीडियोस को आपने देखना है ध्यान से, चरक संगीत आदि बुक को पढ़ना है। और मेरा जो अभी नाड़ी परीक्षण का एक क्लास स्टार्ट होगा जब, तो आपने उस क्लास को इनरोल करना है, क्योंकि वह जो क्लास है बिल्कुल जीरो से लेकर के वहाँ पर बातें होती है। कम से कम 20-25 दिन में ही आपको एकदम आयुर्वेद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, और उसके साथ साथ आप आगे बढ़ोगे। फिर हमारी ये जो क्लास है अभी आप वैसे ही स्टडी करते जाओ। मैंने आप ना तो मेरे आपको वेबसाइट पे बताया था, जाइए, मेरा एक बेस सेकंड, है सर। आप ना मेरे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ लिखिए धातु स्लैश आयुष योगी 2 सा, अथवा मैं आपको भेज दूंगा, चलो वो सारा लिंक मैं आपको भेज दूंगा, उसको एक बार स्टडी करिए तो आपको वैसे ही आपको सारा नॉलेज हो जाएगा कि बेसिकली दोष क्या है, धातु क्या है, मल क्या है, सारा चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक जीरो से लेकर के वहाँ पर बातें लिखी हुई है, उसको आप स्टडी करिए। जो बात समझ में नहीं आता उससे आप मुझे मैसेज करके आप क्वेश्चंस कर सकते हो, या क्लास में भी इसी तरह से। सुमित जी बताइए।
हाँ गुरुजी, मैं पूछना चाह रहा था नाड़ी परीक्षण का क्लास कब होगा? नाड़ी का क्लास होगा, जल्दी होगा अभी। ये आपसे लाइव, उसमें 2-4 दिन आपसे मिलेंगे भी सर, कि वो तो हाँ, थोड़ा पहले वैसा पहले सब्जेक्ट है। पहले उसकी जो थ्योरी वाली जो बातें हैं वो ऑनलाइन से सीखेंगे, और उसके बाद फिर कहीं एक ठीक है सेशन रख गुरुजी। लेंगे दिल्ली या इधर-उधर कहीं। हाँ ठीक है महाराज, ठीक है।